स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते। तत्र अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमे रूपकालङ्कारस्य विषये अस्माकं वादः, तत्र वादो नाम विमर्शः जायते। तत्रापि एकः आक्षेपः उपस्थितः अस्ति। तस्य आक्षेपस्य इदानीं स्वरूपं जायमानम् आसीत्, ततश्च तस्य समाधानं वयं ज्ञास्यामः। तत्र अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति, अपि तु सौजन्ये विषये चन्द्रिकाभेदः यथा सौजन्यं ते धराधीश चन्द्रिका त्वं सुधानिधिः। तो एक रूपक वाक्य था, उसको लेकर के सौजन्य चंद्रिका चंद्रो राजा इत्यादि वाक्य को लेकर के जहाँ पर समर्थक जो रूपक है वह समस्त पद में है, तो समस्त पद में आरोप्यमान और आरोप विषय के वाचक जो पद हैं उनका जो विशेष्य विशेषण भाव होता है वह विपरीत हो जाता है। ठीक है। समास शक्ति के अनुसार जो आरोप्यमान होता है वो विशेष्य हो जाता है और जो आरोप विषय होता है वह विशेषण हो जाता है। तो और व्यास स्थल में क्या होता है, जो आरोप विषय होता है वह विशेष्य रहता है तो समस्या नहीं आती है, और जो आरोप्यमान होता है वो उसमें विशेषण होता है अवेद संसर्ग से। लेकिन चूंकि समास स्थल में पदों का जो प्रयोग है वह शब्दानुशासन के कारण उसका जो विशेषण भाव होता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक नियम होते हैं समास शास्त्र में, तो उनके अनुसार जो विशेषण भाव होता है रूपक के स्थल में वो बदल जाता है। ठीक है। व्यास स्थल में दिक्कत नहीं आती। तो वहाँ प्रश्न ये हुआ था कि जब सौजन्य और चंद्रिका का अभेद करेंगे तो इष्ट क्या है, चंद्रिका से अभिन्न जो सौजन्य है राजा का, इसलिए राजा तुम क्या हो, चंद्र हो। तो राजा में चंद्र का अभेद इष्ट है और सौजन्य में चंद्रिका का अभेद इष्ट है, लेकिन कर्मधारय समास मर्यादा के कारण सौजन्य पदार्थ जो है वो विशेषण बन रहा है चंद्रिका पदार्थ में। तो यहाँ पर सौजन्य पदार्थ का अभेद जो है वो चंद्रिका पदार्थ में ज्ञात होने लगेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसका ही अभी तक तो स्वरूप ही चल रहा है, उस आक्षेप का समाधान देंगे फिर। अपितु सौजन्ये विषये चंद्रिका भेदः, सौजन्य रूप जो विषय है उसमें चंद्रिका का अभेद तो ज्ञात नहीं होता है। ठीक है। तो कैसे ज्ञात होना चाहिए, नकार पहले वाले पाठ में आ गया था, उस वहाँ से लेना है, मध्य में अवसान हो गया था इस पाठ का, इसीलिए कि यथा अत्र तो किं भवति, राजने चंद्रात्मकं चंद्राभेदात्मकं रूपकम् अस्ति, तस्य समर्थनाय सौजन्ये चंद्रिकाभेदः स्यात्, परंतु समानाधिकरण तत्पुरुषे कर्मधारये समासे चंद्रिकायाम् अभेद संसर्गेण सौजन्यस्य विशेषणत्वात् तादृशः अभेदः अर्थात् चंद्रिका प्रतियोगिका भेदः अत्र न लभ्यते, अपितु सौजन्य प्रतियोगिकः अभेदः लभ्यते। अतः सौजन्य प्रतियोगिकः अभेदः चंद्र प्रतियोगिकं राजानुयोगिकं रूपकं समर्थयितुं न शक्नोति। ठीक है। क्योंकि वो नियम बता दिया था कि यत् संबंधिनी यत् संबंध्य भेदः तस्मिन् तदभेदः।
तो राजा का जो संबंधी है सौजन्य, उसका अभेद चंद्रिका में हो रहा है, तो फिर चंद्र का अभेद राजा में नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्याय है कि जिसके संबंधी में अभेद होता है उसका उस पदार्थ में अभेद माना जाता है। तो वही अंतिम बात थी। तो अब कहते हैं कि आपको जो विवक्षित है सौजन्य रूप उपमेय में चंद्रिका रूप उपमान का तादात्म्य वह लब्ध नहीं होगा कर्मधारय समास की शक्ति के कारण। तो बोलते एक कोई स्थल बताइए जहाँ पर इस प्रकार से बोध होता हो। तो कह रहे हैं देखिए, सौजन्यम ते धराधीश चंद्रिका त्वं सुधा निधि, हे धराधीश ते सौजन्यम चंद्रिका और त्वं सुधा निधि, तुम्हारा जो सौजन्य है वह चंद्रिका है और तुम चंद्र हो। तो यहाँ पर जो आरोप्यमान है चंद्रिका और चंद्र, वे विशेषण हैं सौजन्य और राजा रूप पदार्थ में अभेद संसर्ग से। तो ये तो व्यासस्थल है जहाँ पर समास नहीं है। लेकिन समास में आपने देखा है क्या होता है, पूर्व पदार्थ जो होता है कर्मधारय समास में, वह उत्तर पदार्थ में विशेषण होता है। और चूंकि समानाधिकरण तत्पुरुष ये होता है कर्मधारय, इसीलिए अभेद संसर्ग से ही विशेषण बनता है पूर्व पदार्थ जो है वो उत्तर पदार्थ में। तो व्यासस्थल में तो आप इस प्रकार से विशेष्य विशेषण भाव बना सकते हैं, लेकिन समास में तो इस विशेष विशेषण भाव का वैपरीत्य देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या प्रयोग करना पड़ेगा, सौजन्य चंद्रिका। तो सौजन्यमेव चंद्रिका, तो यहाँ पर जो सौजन्य पदार्थ है वो कर्मधारय समास का घटक होने के कारण अब विशेषण बनने लगेगा अभेद संसर्ग से चंद्रिका पदार्थ में। पहले क्या हो रहा है, व्यासस्थल में क्या हो रहा है, चंद्रिका विशेषण बन रही है सौजन्य पदार्थ में, इसीलिए चंद्रिका प्रतियोगिका भेद जो है वो यहाँ पर लब्ध हो रहा था, चंद्रिका का तादात्म्य सौजन्य में लब्ध हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने समास में इन आरोप्यमाण और आरोप विषय के वाचक पदों को रखा, वैसे ही विशेष्य विशेषण भाव के बदल जाने से अब जो अभेद है वह चंद्रिका प्रतियोगिक न हो करके सौजन्य प्रतियोगिक होने लगेगा, यानी कि सौजन्य का अभेद चंद्रिका में आने लगेगा, जो कि इष्ट नहीं है। ठीक है, यही प्रश्न है। सच दुरुपपाद एव, होना क्या चाहिए, सौजन्य रूप विषय में चंद्रिका का अभेद होना चाहिए, लेकिन जैसे सौजन्यम ते धराधीश इत्यादि स्थल में होता है, लेकिन सौजन्यम चंद्रिका चंद्रो राजा इत्यादि समास स्थल में तो आप इस प्रकार के अभेद का, यानी चंद्रिका प्रतियोगिक अभेद का की उपपत्ति नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ तक इन्होंने प्रश्न को उपस्थित किया। ठीक है, इसके बाद अब ये समाधान की तरफ आते हैं। देखिए, अभी और एक पाक्षिक समाधान करके उसका भी खंडन पूर्व पक्षी से कराएंगे। न च अनयोः समान वित्तिवेद्यत्वात् न अनुपपत्ति इति शक्यम वक्तुम। हाँ, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इन दोनों अभेदों में तुल्य वित्ति वेद्यता है, इसीलिए इस प्रकार की अनुपत्ति नहीं आएगी। तो जैसे चंद्रिका प्रतियोगिक अभेद ज्ञात होगा समास में, उसी उपाय से वहाँ पर सौजन्य प्रतियोगिक अभेद भी प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, रूपक में, माने दूसरे रूपक की सिद्धि करने के लिए। तो ये जो समान वित्ति वेद्यता है वो क्या है, तो यहाँ पर वित्ति शब्द में जो तिन प्रत्यय है विद धातु से, उसको करणार्थक मान करके उसका अर्थ करेंगे उपाय, ज्ञानोपाय।
विद्यते अनेन विद्यते अनया इति वित्तिः। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो लाभ होगा समाना वित्तिः समाना चासौ वित्तिः समान वित्तिः, अर्थात समानः उपायः, एकः उपायः, तया समान वित्त्या वेद्यत्वं समान वित्ति वेद्यत्वं, अर्थात एक ही उपाय से दो वस्तुओं का ज्ञान होना। तो आचार्य जगन्नाथ के पक्ष से मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि भैया यहाँ पर तुल्य वित्ति वेद्यता है दोनों ही अभेदों में, एक जो हमको चाहिए, एक आप जो बता रहे हैं कि लब्ध होगा समास के कारण, तो उन दोनों में ही क्या है, तुल्य वित्ति वेद्यता या समान वित्ति वेद्यता होने के कारण दोनों ही वस्तु वहाँ पर उपस्थित होंगी, जो इष्ट होगी उसका हम ग्रहण करेंगे, अनिष्ट का त्याग कर देंगे। तो कहते हैं आप ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि समान वित्ति वेद्यता जो न्याय है वह प्रत्यक्ष स्थल में ही कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे देखिए प्रत्यक्ष करण चक्षु जो है उसका संयोग हुआ घट पदार्थ के साथ। ठीक है, और वहीं पर उसी अधिकरण में कोई पट पदार्थ भी है, तो ऐसा नहीं है कि वह चक्षु उस पट पदार्थ का ग्रहण नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए चक्षु और घट और पट दोनों पदार्थों में समान वित्ति वेद्यता आ जाती है। वो प्रत्यक्ष स्थल में होता है कि जो प्रत्यक्ष के करण होते हैं उनके द्वारा जब किसी अर्थ का ग्रहण किया जाता है या किसी वस्तु के साथ उनका संयोग होता है, तो तदधिकरण वृत्ति माने उस वस्तु के साथ वहाँ पर जो अन्य द्रव्य भी होते हैं उनका भी ग्रहण चक्षु या अन्य जो करण होते हैं वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्थल में क्या देखा जाता है कि दो वस्तुओं के ग्रहण में तुल्य वित्ति वेद्यता देखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार की तुल्य वित्ति वेद्यता यहाँ इन दोनों अभेदों में आप नहीं कह सकते। दोनों अभेद माने एक जो दूसरे रूपक के समर्थक के रूप में चाहिए और एक जो लब्ध होगा पूर्व पक्षी के अनुसार जो लब्ध होगा, ऐसे दोनों अभेदों में तुल्य वित्ति वेद्यता नहीं आ सकती, माने समानोपाय ग्राह्यत्व नहीं आ सकता। जैसे चक्षु रूप एक ही उपाय से एक अधिकरण में वर्तमान घटपटो भय का ग्रहण होता है, ऐसे ही यहाँ पर दोनों अभेदों का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो तुल्यता होती है वो प्रत्यक्ष सामग्री की ही होती है। शाब्द सामग्री माने जो पदक ज्ञान है उसमें तुल्यता नहीं होती है। अगर आपको घट का शाब्द ज्ञान कराना है तो घटपद का प्रयोग करना होगा। अगर आपको पट इस अर्थ का शाब्द ज्ञान कराना है तो आपको पट इस शब्द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि शाब्द बोध के प्रति पदक ज्ञान जो है वो उसकी सामग्री है। तो तुल्यत्व जो है वित्ति में माने करण में उपाय में, वह प्रत्यक्ष स्थल में ही एप्लीकेबल है। वहीं पर उसको आप योग्य मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चक्षु आदि करण होते हैं, उपाय होते हैं। यहाँ पर तो पदक ज्ञान करण होता है, इसीलिए वहाँ पर आपको तुल्य वित्ति वेद्यता नहीं मिला। शाब्द अर्थ में दो अर्थों में तुल्य वित्ति वेद्यता नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि उनके ग्रहण के लिए आपको दो बार पद ज्ञान माने भिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है। तो वही कहते हैं कि प्रात्यक्ष के ही माने प्रात्यक्ष के बोधे ही सामग्र्याः अर्थात वित्तेः तुल्यत्वात्
प्रत्यक्ष स्थल में ही जो सामग्री होती है, उपाय होता है, वह तुल्य होता है। इसीलिए वहाँ तुल्य वित्ति वेद्यता रूप न्याय प्रवृत्त होगा, न तो शाब्द बोधे व्युत्पत्ति वैचित्र्य नियंत्रिते। हाँ, व्युत्पत्ति वैचित्र्य के द्वारा नियंत्रित जो शाब्द बोध है, वहाँ पर तो इस प्रकार का तुल्य वित्ति वेद्यता नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान में, व्युत्पत्ति में वैचित्र्य होता है। ठीक है। सौजन्य प्रतियोगिक चंद्रिकानुयोगिक जो अभेद है, उसकी व्युत्पत्ति और चंद्रिका प्रतियोगिक सौजन्यानुयोगिक जो अभेद होगा, उसकी व्युत्पत्ति में वैचित्र्य होने के कारण शाब्दबोध में आप उस प्रकार का नियम, माने शाब्दबोध की सामग्री में उस प्रकार का नियम आप नहीं ला सकते। तो व्युत्पत्ति वैचित्र्येण नियंत्रिते अस्मिन् शाब्दबोधे सामग्र्याः तुल्य वित्ति वेद्यता न भवति। तो ये भी आप नहीं कह सकते। ठीक है। एवं अन्यत्रापि कथम समासगत शुद्ध परंपरिते द्वयोः आरोपयोः निर्वाह्य निर्वाहक भावः। और ये तो चलो हमने एक उदाहरण दिया आपको अपना कि सौजन्य चंद्रिका चंद्रो राजा, लेकिन आपने भी जो उदाहरण दिए हैं शुद्ध परंपरित रूपक में, समास स्थल में, वहाँ पर भी दो आरोपों का समर्थ्य समर्थक भाव कैसे होगा, निर्वाह्य निर्वाहक भाव कैसे होगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी समास में उक्त होने के कारण विशेष विशेषण भाव जो है वो परिवर्तित हो गया है। तो वहाँ पर भी कैसे होगा, ऐसा प्रश्न करते हैं पूर्व पक्षी कि ये तो हमने आपको एक स्थल दिया है, आपके द्वारा भी जो उदाहृत स्थल हैं शुद्ध परंपरित रूपक के समास में विशेष रूप से, वहाँ पर भी निर्वाह्य निर्वाहक भाव कैसे आएगा, ये प्रश्न हुआ। और कहते हैं कथम च शशि पुंडरीकम इत्यादौ पुंडरीक रूपम उच्यते। क्योंकि वहाँ पर भी देखिए एक पद्य आया था ना, जहाँ पर चंद्रमा पर कमल का आरोप किया था, आकाश पर सरोवर का आरोप किया था। तो आपने जो एक उदाहरण दिया था, वहाँ पर भी आपने क्या बताया था, पुंडरीक प्रतियोगिका भेद अपने शशि में, चंद्र में बताया था। लेकिन समास क्या कह रहा है, समास के अनुसार होना चाहिए शशि जो है वो अभेद संसर्ग से पुंडरीक में विशेषण बन रहा है, जिससे बोध होगा शस्य भिन्नम पुंडरीकम। तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है, समास जन्य जो बोध हो रहा है उससे क्या ज्ञात हो रहा है कि शशि का अभेद आप पुंडरीक में ले जा रहे हैं। ठीक है। शशि पदार्थ जो है वो अभेद संसर्ग से कमल में विशेषण बन रहा है। तो ये जो रूपक है वो पुंडरीक प्रतियोगिक रूपक न हो करके शशि प्रतियोगिक पुंडरीकानुयोगिक रूपक होने लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि कथम च शशि पुंडरीकम इत्यादौ पुंडरीक रूपकम उच्यते। उसको आप पुंडरीक रूपक क्यों कहते हो? पुंडरीक रूपक माने पुंडरीक प्रतियोगिकम रूपकम, क्योंकि वो तो शशि रूपक हो जाएगा पुंडरीक में। ठीक है। और पुंडरीका भेदात्मक क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पुंडरीका भेदात्मकस्य पुंडरीक ताद्रूप्यस्य अभानात्, क्योंकि पुंडरी का भेद रूप जो पुंडरीक तादात्म्य है वो यहाँ पर ज्ञात नहीं होगा। वो ज्ञात कब होगा? जब आप पुंडरीक और शशि दोनों पदों को, आरोप्यमान और आरोप विषय के वाचक दोनों पदों को व्यस्त प्रयोग करें। ठीक है, समान अभिव्यक्तिकतया, तो आपका जो विवक्षित विशेष्य विशेषण भाव है वो ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ पर पुंडरीक पदार्थ विशेषण होगा और शशि पदार्थ जो है वो विशिष्य होगा। तो वहाँ पर पुंडरीक पदार्थ जो है वो अभेद संसर्ग से चंद्र पदार्थ में विशेषण बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पर तो समास में प्रयोग किया है आपने, शशि पुंडरीकम। तो समास में प्रयोग होने के कारण पुंडरी का भेद रूप जो पुंडरीक ताद्रूप्य है या पुंडरीक रूपक है वो यहाँ पर ज्ञात नहीं होता। इसीलिए शशि पुंडरीकम इस स्थल में आप इसको पुंडरीक रूपक कैसे कह सकते हैं? ठीक है। शस्य भेद प्रत्ययाच्च पुंडरीकम शशि इत्यत्र इव शशि रूपकम उच्यताम। जैसे समास स्थल में पुंडरीकम शशि, यहाँ पर पुंडरीक का रूपक शशि का रूपक पुंडरीक में आता है, उसी प्रकार से समास स्थल में भी शशि का ही अभेद जो है वो पुंडरीक में ज्ञात हो रहा है, तो इसको पुंडरीक रूपक न कह करके शशि रूपक कहना चाहिए, अर्थात चंद्र प्रतियोगिक रूपक कहना चाहिए। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया था, यहाँ पर कहा गया था पुंडरीक प्रतियोगिक रूपक है ये। ठीक है, माने पुंडरीक प्रतियोगिक अभेद है, रूपक नहीं अभेद बोली। तो इस प्रकार से इन्होंने तो आक्षेपों का एकदम श्रृंखला ही उपस्थित कर दी। और कहते हैं एवं नीलिम दिव्यतो ये तारावली मुकुल मंडल मंडिते षोडश कलादलम अंकभृंगम इत्यत्र अपि उत्तर पदार्थे पूर्व पदार्थाभेदस्यैव भानात् पूर्व पदार्थारूपकापत्ति ही। अब आप एक श्लोक जो आपने पढ़ा है पहले देखिए, व्योमांगणे सरसि नीलिम दिव्यतो ये इत्यादि पद्य था ना। व्योमांगणे सरसि नीलिम दिव्यतो ये तारावली मुकुल मंडल मंडितेस्मिन् आभाति षोडश कला दलमंकभृंगम सूराभिमुख्य विकचम शशि पुंडरीकम। यहाँ पर समर्थ्य रूपक की तो बात हो गई कि समर्थ्य रूपक में तो आपको ऐसा करना ही है। वहाँ पर जो समर्थक रूपक हैं वहाँ वे भी सब समस्त पद हैं, तो वहाँ पर भी अब तक आपने क्या बताया था, उत्तर पदार्थ का रूपक आपने बताया था, क्योंकि वहाँ पर जो उत्तर पदार्थ थे वे सारे उपमान थे। ठीक है, समास में जैसे देखिए आपने व्योम यानी आकाश पर सरसी या इसमें तो ठीक है, चलिए नीलिम दिव्य तो में देखिए व्योमांगणे में तो व्यस्त है प्रयोग। नीलिम दिव्य तो ये यहाँ पर क्या किया था, नीलिमा रूप जो पदार्थ है उपमेय पदार्थ, उस पर दिव्य जल का आरोप किया था। ठीक है, दिव्य तो ये तो उस रूपक को, उस आरोप को हम कहेंगे दिव्य तोयारोपः कुत्र नीलिम्नि, नीलिमा में। ठीक है, लेकिन यहां पर भी समास में क्या होगा, समास में होने के कारण नीलिमा पदार्थ जो है अब वो विशेषण बनने लगेगा दिव्य तोय पदार्थ में, यानी कि उत्तर पदार्थ में विशेषण बनने लगेगा पूर्व पदार्थ। तो पूर्व पदार्थ जो विशेषण है उसका ही रूपक ये बनने लगेगा। उत्तर पदार्थ का रूपक जो आप कहते आ रहे थे अब वो नहीं होगा। माने आप कह रहे थे कि ये दिव्य जल का आरोप है नीलिमा पर, लेकिन समास कह रहा है नीलिमा का आरोप है दिव्य जल पर। तो वही कह रहे हैं कि जितने भी समास के पद हैं उस श्लोक में सारे सभी ले लिए उन्होंने। तारावली मुकुल मंडिते षोडशकला दलम अंकभृंगम इत्यादिषु उत्तर पदार्थे पूर्व पदार्थस्य अभेदः एव अत्र भाति। वहाँ पर क्या है, पूर्व पदार्थ का अभेद उत्तर पदार्थ में ज्ञात हो रहा है। तो आप जो पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ रूपक कह रहे थे वो न होकर के पूर्व पदार्थ के रूपक की आपत्ति वहाँ पर होने लगेगी। ठीक है, पूर्व पदार्थ रूपक आपत्ति ही।
जबकि पूर्व पदार्थ रूपक वहां पर नहीं है, उत्तर पदार्थ ही रूपक वहां पर विवक्षित है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने एक और आपत्ति आचार्य जगन्नाथ के रूपक के उदाहरण में उपस्थित की। उसके बाद और बोलते हैं कि एक और आपका पद्य आपने दिया था, सुविमल मौक्तिकतारे धवलांशुक चंद्रिका चमत्कारे वदन परिपूर्ण चंद्रे सुंदरी राकासी नात्र संदेह। यहाँ पर आपने राका पर नायिका का जो आरोप किया था वहाँ पर भी क्या है, राका स्थल में तो चलिए ठीक है कि व्यस्त प्रयोग है आरोप्यमाण और आरोप विषय का, लेकिन जो समर्थक रूपक हैं वहाँ पर तो आरोप्यमाण और आरोप विषय के वाचक पद जो हैं वो समस्त पद के ही घटक हैं, माने समास में ही कहे गए हैं दोनों पदार्थ। तो वहाँ पर भी क्या होगा, वही विशेष्य विशेषण भाव जो है वो विपरीत हो जाएगा। माने आपके अनुसार जो विशेष्य होना चाहिए वो विशेषण हो जाएगा और आपके अनुसार जो विशेषण होना चाहिए वो विशेष्य हो जाएगा। जैसे मुक्ता मौक्तिक जो है मोती वे होने चाहिए आपके अनुसार विशेष्य, लेकिन इस पद्य में समास में कहे जाने के कारण वे हो जाएंगे विशेषण। कहाँ पर, ताराओं में। तो यहाँ पर ताराओं का अभेद मोतियों में न हो करके मोतियों का अभेद तारा में ही होने लगेगा। इसी प्रकार से सभी स्थलों में आप देख लीजिएगा, वही कहते हैं इत्यत्र सुंदर्याम विषयभूतायाम राकातादात्म्यावगमात् स्फुटमेव तावत् राकारूपकम। देखिए, पूर्णिमा का जो आरोप है या पूर्णिमा रूपक जो है वह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह जो प्रयोग है वो व्यस्त प्रयोग है, समास में नहीं कहा गया है वहां पर आरोप्यमाण और आरोप विषय को। तो एक इन सभी आरोपों में से एक जो आरोप है समर्थ्य आरोप, वह जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन तत्र चरणत्रयगतानि, प्रथम द्वितीय और तृतीय इन तीन चरणों में जो रूपक कहे गए हैं समर्थक रूपक के रूप में, तानि रूपकाणि राकारूपकानुगुणतया उपात्तान्यपि न आनुगुण्यम आचरन्ति। उनको लाया तो गया था राकारूपक का समर्थन करने के लिए ही, उसकी भलाई करने के लिए ही, उसकी सहायता के लिए ही, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। आनुगुण्यम नाचरन्ति यथा तत्र राजनि चंद्रारोपम समर्थयितुम उपात्तः चंद्रिकारोपः सौजन्ये चंद्रिकारोपः साहाय्यम आनुगुण्यम व न आचरति, तथैव अत्रापि अस्मिन् पद्येपि नायिकायां राकारूपकं समर्थयितुम् उपात्तानि त्रीणि रूपकाण्यपि आनुगुण्यम नाचरन्ति। अब आनुगुण्यम किमर्थम नाचरन्ति, तो वहां पर वही नियम काम करेगा, यत् संबंध्य भेदः तस्मिन् तदभेदः। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूर्णिमा का संबंधी जो समर्थक स्थलों में अभेद का अनुयोगी बन रहा है और उसकी जो संबंधिनी पूर्णिमा है वो अभेद की प्रतियोगी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वह भी अभेद की अनुयोगी ही बनेगी, फिर बनेगी तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, समास शक्ति के कारण समर्थक रूपकों में उपमान तो बन रहा है विशेष्य, और समर्थ्य रूपक जो है वहाँ पर उपमान बन रही है विशेषण नायिका में अभेद संबंध से। तो इसी प्रकार से आनुगुण्य जो है वो नहीं कर रहे हैं जो उस रूप में उपात्त हैं। वही कहा तत्र चरणत्रयगतानि रूपकाणि राका रूपकानुगुणतया अर्थात तदानुगुण्येन तत्सहायकतया उपात्तानि यानि त्रीणि रूपकाणि सन्ति तानि न आनुगुण्यमाचरन्ति तस्य मुख्यस्य आरोपस्य। तो क्या है, तारा चंद्रिका पूर्णचंद्राणाम, तारा चंद्रिका पूर्णचंद्राणाम
मौक्तिक धवलांशुकवदना भिन्नत्वे सिद्धेपि न सुंदर्यां राकादादात्म्यम सेद्धुमिष्टे। हाँ देखिए, तारा, चंद्रिका और जो पूर्ण चंद्र हैं वे यहाँ पर उपमान के रूप में आए थे और उनके उपमेय के रूप में 3 पदार्थ आए थे, मोती, सफ़ेद वस्त्र और वदन, नायिका का मुख। तो ये जो इन तीनों का जो अभेद है, माने मौक्तिक, धवलांशुक और मुख का जो तारा, चंद्रिका और पूर्ण चंद्र में जो अभेद है, उस अभेद के सिद्ध हो जाने पर भी वह अभेद जो है सुंदरी में, नायिका में पूर्णिमा के अभेद को सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि समस्या वही है, आप समझ लीजिए, नायिका में पूर्णिमा का जो आरोप है वहां पर पूर्णिमा प्रतियोगी है अभेद की और नायिका अनुयोगी है। तो यही स्थिति होनी चाहिए समर्थक रूपकों में, 3 जो समर्थक रूपक हैं, कि वहां पर जो पूर्णिमा के संबंधी हैं उनको अभेद का प्रतियोगी होना चाहिए और नायिका के जो संबंधी हैं उनको अभेद का अनुयोगी होना चाहिए। लेकिन वहां पर क्योंकि समास में प्रयोग कर दिया है, लेकिन वहां पर उल्टा हो जा रहा है। नायिका के जो संबंधी हैं वो प्रतियोगी बन जा रहे हैं अभेद के, और पूर्णिमा के जो संबंधी हैं वो अभेद के अनुयोगी बन जा रहे हैं। इसीलिए उस प्रकार का अभेद माने समर्थक आरोप सिद्ध होने पर भी यहाँ पर इस मुख्य आरोप की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होगा। वही कहते हैं कि तादृशा भेदे सिद्धेपि न सुंदर्याम अभिन्नत्वम नाम अभेदः। ठीक है, न सुंदर्याम राकातादात्म्यम माने सह अभेदः, सह सिद्धः अभेदः अत्र राकातादात्म्यम सेद्धुम, उसको सिद्ध करने में वो इष्ट नहीं होगा। प्रत्युत उल्टा क्या करेगा, विपरीतम, उल्टा सिद्ध करेगा। क्या सिद्ध करेगा, राकायाम सुंदरी ताद्रूप्यम, उल्टा पूर्णिमा में नायिका के अभेद को, नायिका की ताद्रूप्य को सिद्ध करा देगा। ठीक है, तेषाम राका संबंधित्वात्, क्योंकि आरोप के जो अनुयोगी हैं समर्थक रूपकों में वे सब राका के संबंधी हैं। तो पहले समर्थक रूपकों के स्थल में राका के संबंधियों में ही ताद्रूप्य आया है, इसीलिए यहाँ पर भी राका में ही सुंदरी का ताद्रूप्य आएगा, राका का ताद्रूप्य सुंदरी में नहीं जा सकता। इति सर्वमेव व्याकुलम, ऐसा बहुत सारी अनुपपत्ति दिखा करके अंतिम में बोल दिए कि भैया कितना कुछ कहें पंडित राज आपके लिए, आपके रूपक के भेद निरूपण में बहुत व्याकुलता है, बहुत क्या कहें गड़बड़ी है एक तरह से। ठीक है, इति सर्वमेव व्याकुलम, आपने जितने भी रूपक के उदाहरण दिए हैं वहाँ पर सभी जगह पर समास के स्थल में इस प्रकार की समस्या आपको आने ही वाली है, इसका समाधान कीजिए। इति सर्वमेव व्याकुलम। अस्तु अस्तु तर्हि एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः समाधानं पण्डितराजस्य अस्ति अस्य प्रश्नस्य, तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।